तो अगला अभी हम देख रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में क्या, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में एक प्रकार से क्या होता है, जो बैंक्स और एनबीएफसीज के होते हैं, अगर मान लो उन्होंने कोई एडवांस या लोन किसी को दिया हुआ है, तो वो लोन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा वायर कर लिए जाते हैं। और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट उन लोन से जो बैंक को या एनबीएफसीज को जो भी इनकम होती है, जब उन्होंने वो लोन का पूरा चेक कर लिया, तो उस लोन पर बैंक को जो भी कोई इनकम मिलेगी वो सारी की सारी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को ट्रांसफर करती है। लेट्स सच में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने मुझे बोला कि सर मेरे को ना 50 लाख की रिकवरी नहीं हुई है, आप कर, ठीक है ना। आप तो ऐसा करो, ये 50 लाख की मैंने लोन दिया हुआ था, आप मुझको इतना इतना अमाउंट पे कर दो। सर्टेन एक फिक्स अमाउंट हमने पे कर लिया, मान लो 40 लाख, 50 लाख या 52, 55, वट एवर हमने पे कर दिया। आपने कहा सर आपको फ्यूचर में इस पे आपको 20% से इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, आपको सर 50 लाख पे 20% से इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब सर हर साल आपको 10 लाख की इनकम होगी। सर आप तो मुझे एक बार आप क्या कर दो, मुझे 55 लाख का पेमेंट कर दो, 55 लाख का मुझे पेमेंट कर दो सर। ये जो भी इस लोन पर जो मैंने फला फला आदमी को दिया है, मुझे जो भी पैसा मिलेगा मैं क्या करूंगा सर, आपको पास ऑन कर दूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट माई इनकम, क्योंकि आपने पूरा 50 लाख का लोन एक्वायर कर लिया है, सो दिस विल बी योर इनकम, राइट। सो इन दैट केस सेम कंसेप्ट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में होता है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में क्या होता है, वो किसी बैंक और एनबीएफसी के पूरे बड़े बड़े लोन्स को एक्वायर कर लेती है। अब जो भी रिकवरी होगी, जो भी इनकम आएगी, वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की इनकम होगी। तो अब ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी बैंक या एनबीएफसी को इस लोन पर जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने एक्वायर कर लिया है, कोई भी इनकम होती है, तो वो इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी जाती है, राइट। अब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो भी इनकम होगी, बताओ सर उस पर किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट होगा। और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट सेम कंसेप्ट है, जैसे बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड में हमने क्या देखा था, यूनिट होल्डर्स पैसा डालते हैं। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट कहां से लाएगा पैसा, उसके लोन एक्वायर कहां से करेगा सर, उसमें यूनिट होल्डर्स पैसा डालते हैं, और यूनिट होल्डर पैसा डालते हैं, और यूनिट होल्डर्स जब उसमें पैसा डालते हैं तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट अपनी यूनिट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, राइट। तो अब ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो भी इनकम होगी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, 1023D में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 1023 DA में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 1023 DA में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब मैंने क्या बताया था, जब ये इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो भी इनकम होगी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसको, यूनिट होल्डर्स को। यहां पे भी सेम कंसेप्ट आ जाएगा, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फंड में देखा था ना, इनकम आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है और एट द एंड जो भी इनकम पड़ा है डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा। तो सेम कंसेप्ट इज ऑल्सो हियर, बिजनेस ट्रस्ट में नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन में ये कंसेप्ट है, डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को इनकम होती है 150 लाख रुपए की, ठीक है। 150 लाख में 100 लाख तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 50 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, बट एट द एंड ये 50 लाख भी डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान ली जाएंगे टू द यूनिट होल्डर्स। मतलब यूनिट होल्डर्स को कितना इनकम टैक्सेबल होगा, 150 लाख। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी इनकम हुई है पूरी की पूरी यूनिट होल्डर्स को डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान ली जाएगी। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, इररिलेवेंट, डीम टू बी पूरा का पूरा ही डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। मतलब देखो एक्चुअल में आपने 100 डिस्ट्रीब्यूट किया है, 50 डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, और 50 लाख डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाएगा। मतलब यूनिट होल्डर्स के लिए पूरा का पूरा 150 लाख विल बी द इनकम, ठीक है ना। तो यूनिट होल्डर पूरा का पूरा 150 लाख पे टैक्स पे करेगा। बिजनेस ट्रस्ट को जो भी इनकम है, सॉरी नॉट बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो भी इनकम है पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और ये इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट होगी यूनिट होल्डर्स को तो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। यहां पर सेम कंसेप्ट जो हमने देखा था, सेम नेचर का इनकम इन सेम प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द यूनिट होल्डर्स, ठीक है। अब यूनिट होल्डर्स को जब ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे। बिजनेस ट्रस्ट में हमने देखा था, देखो बिजनेस ट्रस्ट के केस में हमने देखा था टीडीएस के सेक्शन में था 194 LBA, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड के केस में हमने क्या देखा था, 194 LBB, और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के केस में 194 LBC में इनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सर कितना टीडीएस डिडक्ट करेंगे, 194 LC में। अब 194 LC के अंदर, सॉरी LBC में जो ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ये बोलते हैं सर अगर किसी रेजिडेंट को पेमेंट किया जाए, रेजिडेंट में इंडिविजुअल या एचयूएफ को पेमेंट किया जा रहा है तब तो 25% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। किसी अदर रेजिडेंट को पेमेंट किया जा रहा है तो 30% टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और किसी एनआर या फॉरेन कंपनी को टीडीएस का पेमेंट किया जा रहा है तो रेट इन फोर्स उस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार देख लो आप, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है, ये भी हमने कवर कर लिया है। टीडीएस 25%, यस 25% इन केस ऑफ रेजिडेंट इन्वेस्टर्स, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25% है, अदर्स के केस में 30% है। अगर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो रेट इन फोर्स के हिसाब से टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा।
दिस इज द कंसेप्ट डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाएगा, ठीक है ना। और एनी इनकम व्हिच हैज बीन इन्वेस्टर्स प्रीवियस ईयर, एक बार पढ़ लेते हैं। द इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग और रिसीव्ड बाय सिक्योराइजेशन ट्रस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ नॉट पेड और क्रेडिटेड, ये तो डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एनी इनकम विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द प्रीवियस ईयर on account of having accrued or arisen in the said previous year shall not included in the total income of investor in the previous year। सिंपल है ये सेम। अगर मान लो कोई इनकम जो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट वो डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हुए इन्वेस्टर्स को मतलब यूनिट होल्डर को टैक्सेबल हो चुकी है और अब ये इनकम फ्यूचर में कभी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जैसे 150 लाख की इनकम में से 100 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, 50 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए बट डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हुए प्रीवियस ईयर में आपको प्रीवियस ईयर 22-23 में आपके लिए टैक्सेबल हो गए, ठीक है। अब ये मान लो ये 50 लाख आपको फ्यूचर में 24-25 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो क्या टैक्सेबल होंगे, क्या नहीं टैक्सेबल नहीं होंगे। दैट इज द सिंपल कंसेप्ट, ठीक है ना। अच्छा इसको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से आपको और पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। सो मेजर चीज हमारी यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटाइजेशन के अंदर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो भी इनकम होती है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी बट ये इनकम यूनिट होल्डर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। जब यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी तो किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करना। इन्होंने क्या बोला कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर पेमेंट किया जा रहा है बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, मतलब अगर यूनिट होल्डर, सिंपल है, अगर यूनिट होल्डर रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है तब तो 25%, अगर कोई अदर रेजिडेंट है तो 30% से टीडीएस डिडक्ट कर लो और अगर मान लो नॉन रेजिडेंट है तो रिडीम फोर्स के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ठीक है ना। एलबीसी 194 एलबीसी के अंदर, ठीक है। चलो और सेम इनको भी अपना इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे बिजनेस ट्रस्ट के अलावा इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन में डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का कंसेप्ट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आई होप दिस इज क्लियर। सो हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कुछ एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ जो कि कॉमन है फॉर ऑल बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया ये जो होता है ना इनकम आपकी कितनी कितनी इनकम आपको अर्न हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसका स्टेटमेंट आपको देना होगा यूनिट होल्डर्स को, ताकि यूनिट होल्डर्स को पता पड़े कि देखो हमारी जो बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, इस नेचर की इनकम हुई है और इस प्रोपोर्शन में इनकम हुई है, क्योंकि वो भी अपनी इनकम रिटर्न में जब फाइल करेंगे तो वो भी उस इनकम को उसी नेचर की और उसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30 जून तक जैसे ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता है उसके अगले साल 30 तारीख तक 30 जून तक उनको स्टेटमेंट देना होता है, ठीक है ना। किसको, यूनिट होल्डर्स को। तो ये जो बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, ये स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द यूनिट होल्डर्स टिल 30 जून और डिपार्टमेंट को देंगे 30 नवंबर, ठीक है ना। टिल 30 नवंबर वो देंगे बट इन्वेस्टमेंट फंड के केस में डिपार्टमेंट को देने की जो ड्यू डेट है दैट इज 15 जून को ही उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। आई होप दिस इज क्लियर। चलो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अच्छा एक मेरा जो क्लब है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। उसका लिंक आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसमें ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा, मैं हर दिन 15 से 20 मिनट आपसे कनेक्ट करता हूँ। डीटी के हर एक टॉपिक को मैं उस 15 से 20 मिनट में लेता हूँ, पूरा डीटी आसान हो जाएगा। ये मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ कि एट दी एंड जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो डीटी बिल्कुल आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। थैंक यू।